अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक के पास पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये पास पेपर एमडीकेट के हैं जो कि 2018, 19, 20 और 2008 से लेकर 2020 तक के ये तमाम पास पेपर हैं जिनके एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। Process ensuring the survival of species over long period of time even though individual member of the species die. Option A respiration, option B adaptability, option C mitosis, option D reproduction। इसमें पूछा जा रहा है ऐसा कौन सी जो है वो प्रोसेस होता है जो कि स्पीशी को एक लंबे अरसे तक जो है वो सर्वाइवल में मदद देता है, यहाँ तक कि इंडिविजुअल स्पीशी के जो जानदार होते हैं वो मर जाते हैं, इसके बावजूद भी उनकी नस्लें जो हैं वो कई सालों तक जिंदा रहती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल, उम्मीद है कि तमाम बच्चे इसका आंसर करेक्ट देंगे। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें, फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है करेक्ट आंसर डी, रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर सेकंड जो हमारे पास है, द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर। याद रहे अब जो सवाल है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर। ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल, ऑप्शन बी स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ऑप्शन डी स्पर्मेटिड्स। चार ऑप्शन आपके पास हैं और हमें बताना है कि सबसे पहला सेल जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस वो होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं, लेकिन स्पर्म डायरेक्ट तो नहीं बन जाता, स्पर्म बनने के कुछ प्रोसेसेस है ना, स्टेप है। तो हमें कहा जा रहा है उस स्टेप का जो सबसे पहला सेल होता है उसका नाम क्या है। तो वो बच्चे जिन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको सबसे पहले सेल का नाम मालूम होगा। जल्दी से अपना आंसर सेलेक्ट करें लाइव चैट कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है बी स्पर्मेटोगोनिया इज द करेक्ट आंसर। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। एक मिनट, मार्क थोड़ा सा ही नहीं हो रहा, तो थोड़ा मैं ऊपर से ले लेते हैं। हाँ, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। समझ तो आ गया? चल मैं एरो बना देता हूँ भाई, ये इसका करेक्ट आंसर है, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कौन सा हार्मोन जो है वो बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन ज़रूरी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये करीब करीब तमाम एसेंशियल है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने जो है वो बताना है। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो है सी, टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 की हम बात करने जा रहे हैं। अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड। ह्यूमन टेस्टिस के अंदर कौन से सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंटरस्टिशियल सेल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जर्म सेल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सर्टोली सेल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्पर्मेटोसाइट्स। तो इनमें से कौन से सेल हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी से सेलेक्ट करें। जिन्होंने फेडरल बोर्ड वाली बुक पढ़ी होगी उनको बहुत आसान लगा होगा। देखो 2011, 2013 और 2014 में बाकायदा ये सवाल आया हुआ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन्होंने फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ा है तो उनको इसका आंसर बासानी मालूम होगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स और डेवलप डायरेक्टली इनटू मैच्योर स्पर्म, इनमें से कौन सा सेल है जो डायरेक्ट मैच्योर स्पर्म में जाकर कन्वर्ट होगा? ये सवाल 2012 और 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन सी स्पर्मेटोगोनिया और ऑप्शन डी स्पर्मेटिड। 4 ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। इनमें से देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस जिन्होंने पढ़ी होगी वो आसानी से बता देंगे। तो इनमें से कौन सा सेल है जो डायरेक्टली जो है वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है स्पर्मेटिड्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका? स्पर्मेटिड्स जो होता है भाई, स्टार्ट पहला सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, वो स्टेप बाय स्टेप गुजरता है तो आखिर में स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड डायरेक्टली जो है वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू। स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, जो पहला सेल होता है जर्मिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस होने वाला ऑफ द टेस्टिस की बात हो रही है। स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्टली डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू, किस में डिफरेंशिएट होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्पर्मेटिड्स। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डायरेक्टली जो है वो किस में डिफरेंशिएट होते हैं, ये आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल इन टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो इंटरस्टिशियल सेल की लोकेशन क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अमंग जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अराउंड द टेस्टिस। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल की लोकेशन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, इन ह्यूमन टेस्टिस which structure is responsible for carrying sperm from inside the testis। इन ह्यूमन टेस्टिस के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्पर्म को फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर से बाहर ले जाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को टेस्टिस के अंदर से बाहर लेकर जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वाजा एफेरेंशिया। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाने में अहम किरदार अदा करता है? ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो उसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है वाजा एफेरेंशिया, जिसे वास डिफरेंस भी कहते हैं। तो वाजा एफेरेंशिया जो होता है वो स्पर्म को टेस्टिस से क्या करता है? बाहर ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। भाई जो 4 ऑप्शन है इसमें से 3 पार्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, एक जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एपिडाइडेमिस, ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं ए, बी, सी और डी। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है सी सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? ये पार्ट है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डिश which are haploid cell eventually mature into spermatozoa mature sperm। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें कहा जा रहा है द डिश, यानी इन चारों में से कोई आएगा। which are haploid cell, जो हैप्लॉइड होते हैं, eventually mature into spermatozoa mature cell, वो स्पर्मेटोजोआ में जो है वो कन्वर्ट होंगे और जो कि स्पर्म मेच्योर सेल स्पर्म बनेंगे। ए में कहा जा रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बी में कहा जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सी में कहा जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया और डी में कहा जा रहा है स्पर्मेटिड्स। तो जो आपको मालूम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में वो कौन सा सेल होता है जो
मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो आपको इससे पहले वाला ये इसी तरह का सवाल था और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है स्पर्मेटिड्स इज द करेक्ट आंसर। स्पर्मेटिड्स का क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सवाल यही वाला 10 तक हम सवाल कर चुके हैं। 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डैश, और करके लिखा हुआ है कि ये सवाल जो दूसरे अंदाज में, डैश इज स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, या तीसरा अंदाज इसका है इन ह्यूमन फीमेल एग इज फर्टिलाइज्ड इन। ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी प्लासेंटा और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है यूरेथ्रा। 4 ऑप्शन है हमारे पास और इन तीनों सवाल का एक ही जवाब है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन जो है, शाबाश, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो किस में होती है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। और अगर और करके दूसरे में करो तो डैश इज स्ट्रक्चर में पढ़ो, ओविडक्ट इज स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल एग इज फर्टिलाइज इन ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द ह्यूमन एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज फीटस। प्रेगनेंसी का वो कौन सा महीना होता है जिसमें ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसका फीटस कहा जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3rd मंथ, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 4th मंथ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 6th मंथ और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 2nd मंथ। ए, बी, सी और डी। तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द ह्यूमन एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज द फीटस। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक हिंट देता हूँ कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो है ना 8 हफ्तों के बाद वो एम्ब्रियो नहीं, वो फिर क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। एम्ब्रियो का जो पीरियड होता है ना वो फर्टिलाइजेशन से लेकर 8 हफ्तों तक होता है। तो 8 हफ्तों के बाद क्या होता है, 2 महीने पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब तीसरा महीना जब शुरू होगा तो ह्यूमन एम्ब्रियो को हम फिर क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन ए 3rd month is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास है oogonia आर प्रोड्यूस इन जर्म सेल ऑफ। oogonia जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन जर्म सेल ऑफ। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बोथ यूट्रस एंड सर्विक्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो बी में कहा जा रहा है सर्विक्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है यूट्रस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ओवरी। 4 ऑप्शन आपके पास है, बहुत ही आसान है। oogonia कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल था ये। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है डी, ओवरी। 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन द सेकेंडरी oocyte प्रोसीड्स एज फार एज। ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी एनाफेज एंड ऑप्शन डी टीलोफेज। हमें कहा जा रहा है कि भाई जो सेकेंडरी oocytes है ना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होती है वो सेकेंडरी oocytes में कहाँ तक होती है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जिन्होंने फेडरल बोर्ड की जो है वो बायोलॉजी वाला जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर की रीडिंग की है उनको बहुत आसानी से मालूम होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन ए मेटाफेज इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो कहाँ तक होती है, मेटाफेज था। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू। यूट्रस है ना, यूट्रस जो है वो ओपन होता है वजाइना में थ्रू। इन दोनों के बीच में कौन सा रास्ता आता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सर्विक्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वल्वा। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास है। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू, यूट्रस जो है वो ये वजाइना में ओपन होता है, इनके दरमियान कौन सा स्ट्रक्चर आता है, जल्दी, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए सर्विक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द oocytes रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इन। भाई oocytes ओव्यूलेशन के दौरान जो है ना oocytes जो है वो रिलीज होता है, किस फेज में होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनाफेज 1, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोफेज 1, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेटाफेज 1, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मेटाफेज 2। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई जो oocytes जो रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान वो कौन से फेज में होता है, ए, बी, सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है डी,
मेटाफेज 2 इज द करेक्ट आंसर। मेटाफेज 2 के अंदर होता है द oocytes रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन मेटाफेज 2, वो मेटाफेज 2 में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूट्रस ओपन इनटू, ओके ये हो गया था 16, ओके मेटाफेज 2 वाला भी हो गया। 17 की बात करेंगे। येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल इज, भाई जो फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है ना, इसके बाद जो है देखें येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग from the follicle is called option A corpus callosum, option B Graafian follicle, option C corpus luteum और option D में कहा जा रहा है follicle atresia। follicle atresia A B C और D आपके पास जो है वो 3 ऑप्शन है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल। फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है तो पीछे जो येलोइश स्ट्रक्चर रह जाता है उसे क्या कहते हैं, ए बी सी और डी। जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी कॉर्पस ल्यूटेम इज द करेक्ट आंसर। कॉर्पस ल्यूटेम बनता है ना भाई, सिन बोर्ड और सब में लिखा हुआ है। फिर आगे कहा जा रहा है इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अभी ये सवाल आया था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है यूट्रस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्लासेंटा और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वजाइना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। प्रोक्सिमल पार्ट, ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, एक मिनट, प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, ओके। नंबर 19 मियोसिस अकर इन फीमेल ड्यूरिंग। भाई मियोसिस जो है ना फीमेल के अंदर कब होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गेमेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। 4 ऑप्शन आपके पास है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर मियोसिस कब होती है। बहुत ही आसान सवाल और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, गेमेटोजेनेसिस के दौरान। मियोसिस जो है वो गेमेटोजेनेसिस के दौरान होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द यूट्रस फॉर वॉल थिकनिंग। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस की वॉल पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जूना पेलोसिडा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। 2018 के पास पेपर में ये सवाल पूछा गया है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इनसाइड ओवरी प्राइमरी oocytes डिवाइड थ्रू फर्स्ट meiotic डिवीजन फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocytes एंड ऑप्शन ए पोलर बॉडी, ऑप्शन बी ओगोनियम, ऑप्शन सी फॉलिकल सेल एंड ऑप्शन डी ओवम। हमें कहा जा रहा है इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर प्राइमरी oocytes जो है वो डिवाइड होता है और वो अपनी फर्स्ट meiotic डिवीजन जो है वो मुकम्मल करता है, जिसके नतीजे में 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। एक सेल जो होता है वो सेकेंडरी oocytes कहलाता है और दूसरा सेल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोलर बॉडी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ओगोनियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फॉलिकल सेल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ओवम। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका फिर मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए पोलर बॉडी इज द करेक्ट आंसर। पोलर बॉडी बनती है। जिन्होंने भाई oogenesis पढ़ा होगा उनको आसानी से पता होगा। ओके, तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो आज का जो है वो पहला लेक्चर जो रिप्रोडक्शन के पास पेपर से रिलेटेड जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो है वो कंटिन्यूशन करेंगे और याद रखिएगा वो भी पास पेपर के सवाल होंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम इसी के आगे से कंटिन्यूशन करेंगे और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द तमाम पास पेपर को हम जल्द वीडियो की शक्ल में अपलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।